कई रातें सो नहीं पाया। कई बार जब नींद आई तो चौंक कर उठ गया। आखिर कहाँ पहले मारे होंगे? इतने सारे टुकड़े हुए शरीर के, किस चीज से मारा हो? अब जब नहीं ही मार रहा था तब क्या उसको गंदे टैंक में डाल करके ऊपर से आपने कंक्रीट बिछा दी? इतनी नफरत। मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरा बच्चा है। कैमरा चलाना सिखाया हूँ, कैमरा फेस करना सिखाया हूँ। एक अदद पुल के निर्माण की मांग करते आए हैं जिम्मेदारों से। उसने जो कार्य किए हैं ना, पूरी दुनिया गवाह है। एक ही समझौता हो सकता है, कुल्हाड़ी लाई जाए, काट दिया जाए। उसके वीडियोस, स्पेशली जो नक्सल वाले जो वीडियोस, वो 167 देशों के लोग देखते थे। बस्तर का स्तर है ये। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक दरख्वास्त मैं सभी से करना चाहूँगा। अब मेरे भाई के बारे में अब और बात नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा और नहीं करना चाहता यार। थक गया हूँ मैं इन चीज़ों से। उस दौरान क्या कुछ बता के कुछ गए थे वो? अब यदि मान लूं तो है अभी यहीं पर कहीं सुन रहा है। माना जाए तो मुकेश, हाँ, मान लें तो यहाँ है, सुन रहा है, देख रहा है। जिसका कोई कुछ रोल था ही नहीं, हमने उसको दुख दे दिया। किसको दिया दुख? मुकेश को। जगह जगह होने वाले कांडों में, बलात्कारों में जो शिकार बनते हैं लोग, क्या उनके माता पिता इस तरह की कल्पना कर पाते हैं कि हमारे बच्चों के साथ बुरा भी हो सकता है? भैया यही चूक हो रही है। सोचो, जितना बुरा सोच सकते हो, जितना घटिया, जितना गंदा सोच सकते हो, सोचो। नहीं सोचने की स्थिति में आज नहीं तो कल आपके बच्चे के साथ या आपका बच्चा किसी और के बच्चे के साथ कुछ ना कुछ करेगा। वो जो आप कह रहे थे, सुरेश के लिए कुछ एक बात कह रहे थे, तो वो क्या चीज़ था? जब वो अपनी दुल्हन को चॉपर से लेकर आया था तो हंगामा मचा था, और रशियन लड़कियां, यूक्रेनी लड़कियां कहीं से लेकर आया था। तो उस समय मैंने एक वीडियो जारी करके, काश मैं उस वीडियो को रखा होता अपने यूट्यूब चैनल पर, आज बता पाता मैं। मैंने ये दिया था उस आदमी, और उस आदमी ने क्या दिया मेरे को? मेरा बच्चा खा गया। और क्या होता है कि जब आदमी बहुत धनवान हो जाता है ना, या थोड़ा सा ताकतवर हो जाता है ना, उससे ज़्यादा ताकतवर, उससे ज़्यादा धनवान जो है, उसका अहंकार हो जाता है। क्या कर लोगे आप? पुलिस के अधिकारी, या मैं पुलिस जब बोलूं तो मेरे ख्याल से इस देश की सबसे भ्रष्ट संस्था है। सुबह बस हम लोग मिले थे ना, सुबह मिले, शाम होते होते मेरे से नहीं रहा जा रहा था। मैं बोला भाई का ही इंतज़ार करूंगा, और इसको आने के बाद मैं ज़रूर मैं अपनी बात को बोलूँगा। और जा कर के बैठा मैं कहाँ पर, जहाँ से वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ कर आएगा। बहुत उदास सा आया, बहुत लंबा इंतज़ार मैं वहाँ पर किया। क्या होता है कि वो उम्र जो है ना, लड़कों के लिए इश्क का उम्र होता है। जैसे आ रहा था, हाँ अच्छा हो गया यार, तू आ गया, मेरा सिर फटे जा रहा, मैं जा रहा घर। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम साथ में स्पेंड किया, बस बहुत थोड़ा सा। तो मैं बोला बस बहुत सिर दर्द कर रहा है यार, मेरे को जाने देना। वो अफसोस या फिर एक ऐसी मुस्कुराहट जहाँ पर आप, हाँ, थकी हुई मुस्कुराहट, कोई नहीं समझ रहा है। अरे बोलोगे नहीं तो कैसे समझेगा कोई? आपको बोलना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। आगे वाला अंतर्यामी है क्या कि समझ जाएगा? हाँ, लेकिन जब मैं जा रहा था वो बोला एक बात, रितेश आ सकता है तो अब मेरे से भी मिला देना, फिर आ सकता है तो। उसके बाद रितेश क्या कुछ उसको साजिश के तहत ले गया? उसके बाद कैसे पता चला? मेरे को लगता है कि मेरे भाई की किडनैपिंग हुई थी वहीं से, जहाँ पर उसको मैं ऊपर छत में छोड़कर जहाँ पर मैं चले गया था अपने घर में। मेरे को लगता है कि उसको वहीं से उठाकर ले गया, जबरदस्ती पकड़कर। रितेश और इन लोग के जितने भी। हाँ, मेरे को ये तो याद नहीं है कि मैं मेरी माँ के गर्भ में 9 महीने का वक्त कैसे बिताया, लेकिन मेरे भाई की हत्या के बाद मैंने एक दुख में, उस दुख के गर्भ में 10 महीने का वक्त बहुत घुट घुट कर बिताया। अब इलाज के लिए शहर भागने की जरूरत नहीं है। आपके अपने क्षेत्र में सोनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं प्रसूति गृह अभनपुर 120 बिस्तरों वाला आधुनिक और सेंट्रली एसी हॉस्पिटल है।
यहाँ पर सामान्य डिलीवरी और ऑपरेशन, आईसीयू, एनआईसीयू, डायलिसिस और बड़े ऑपरेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अपनी और अपने परिवार की सेहत की जिम्मेदारी अब सौंपिए सोनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बड़े उरला, रायपुर रोड, अभनपुर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज का जो पॉडकास्ट है और मैं हूं आपका होस्ट रोहित सोनी। अमूमन हम जो पॉडकास्ट करते हैं वो कैटेगरी रहती है, कभी हम पॉलिटिशियन को लाते हैं, कभी हम एंटरप्रेन्योर को लाते हैं, कभी हमारे गेस्ट जो रहते हैं वो आस्था से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है वो जर्नलिज्म को लेकर के है, वो पत्रकारिता को लेकर के है, जिस पत्रकारिता को बस्तर में उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। उस आवाज़ से न सिर्फ बस्तर दहलता था, बल्कि वो आवाज़ पहुंचती थी प्रदेश के हर उस नेता के कानों में, प्रदेश के सत्ता में वो आवाज़ पहुंचा करती थी। लेकिन एक वक्त था जब षड्यंत्रकारियों ने, भ्रष्टाचारियों ने उसे अपने साजिश के शिकार बनाया और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बस्तर के एक ऐसे पत्रकार जिसके आज हत्या के 1 साल बाद हम इस पॉडकास्ट को शूट कर रहे हैं। उनका नाम था मुकेश चंद्राकर। पत्रकारिता की उस हत्या में न सिर्फ प्रदेश को झकझोरा, बल्कि देश को भी झकझोर कर रख दिया। मुकेश चंद्राकर को लेकर के आज पॉडकास्ट करने का उद्देश्य ये है कि जो आवाज़ को उस समय दबाया गया था, आज उनके भाई युकेश चंद्राकर फिर उस आवाज़ को लेकर के सामने आए हैं और आप सभी के दिलों में उन्होंने अपना जगह बनाने की कोशिश की है। आज बस्तर जंक्शन के नाम से वो चैनल आज भी चालू है। लेकिन उस आवाज़ को जब दबाया गया, उसके 1 साल बाद आज क्या हालात हैं, बस्तर में नक्सलिज्म को लेकर के आज क्या हालात हैं, बस्तर को जिस दृश्य से देखा जाता है तो उसके पीछे का क्या राज है, क्या बस्तर में वह परिस्थिति आज भी बरकरार है जो पहले हुआ करती थी, उन सभी चीज़ को लेकर के आज हम बात करेंगे। युकेश चंद्राकर भाई, मैं स्वागत करता हूं युकेश चंद्राकर भाई का। जय जोहार युकेश भाई। युकेश भाई, आज जो मैं पॉडकास्ट आपके साथ कर रहा हूं, ये पहली बार है जब मैंने तैयारी नहीं की है। और तैयारी इसलिए नहीं की है क्योंकि जर्नलिज्म जो क्षेत्र है, ये मेरा भी भावना इसमें जुड़ा हुआ है। जो मुकेश भाई आपके भाई के साथ हुआ, वो सिर्फ आपका भाई नहीं था, मैं पॉडकास्ट शूट है इसलिए नहीं कह रहा हूँ, उसने हम सबको झकझोर करके रख दिया था। तो आज सीधे मैं आपके पास में हैंडओवर कर रहा हूँ कि 1 साल बाद, आज मुकेश भाई की हत्या के बाद, आज क्या स्तर है, आज कहाँ पर आप अपने आप को देखते हैं, आज कहाँ पर आप पत्रकारिता को देखते हैं? मैं जहाँ पर अपने आप को देखता हूँ, वो जगह ऐसी है कि उसको अगर मैं किसी स्तर का नाम देना चाहूँ तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और मेरा भाई मेरे को बोला करता था कि शब्दों का जादूगर है मेरा भाई बोला करता था मेरे बारे में। कभी ऐसा महसूस हुआ होगा आपको दादा, जैसे अपन लोग चुप बैठ जाते हैं, कुछ ऐसे एहसास होते हैं जिनको आप 1000 बार बोल लेते हो, लेकिन वो एहसास सामने नहीं आ पाते, वो भावनाएं नहीं निकल कर आ पाती। आप जो महसूस कर रहे होते हैं वो चीज़ें कितना ही जाहिर कर लो, आप कितनी ही कोशिशें कर लो, एक दिन आप हार जाते हो, फिर चुप हो जाते हो। और जब चुप हो जाते हो तब आप समझ पाते हो कि हाँ, मैं तो बेकार की कोशिश कर रहा था। जो जाहिर ही नहीं किया जा सकता, मैं उसको जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। आपने वक्त की बात करी, मैंने इस बात को बहुत गहराई से अनुभव में लिया है। मेरी बात से अभी आप एग्री कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आपके दर्शक एग्री कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मैं इन चीज़ों से परे जा कर के बात करूँगा। मेरी कोई बात अगर चुभे तो उसको ऐसे देखिएगा कि बहुत गहरे
में जीता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी को, बहुत गहराई में डूब कर, उस गहराई में डूब कर जहाँ से भावनाएं जन्म लेती हैं, मैं उस ज़मीन से ऊपर उठने की कोशिश नहीं करता, सतह पे आने की कोशिश नहीं करता। मेरा भाई आज अगर दर्द बन के उस जगह पर है मेरी ज़िंदगी में, तो उस दर्द को या उस दुख को मैं प्रेम का नाम देना पसंद करता हूँ, क्योंकि प्रेम की आत्मा ही दुख है। जिसका प्रेम उसे सुखी करता हो, मैं बोलूँगा कि अभी प्रेम हुआ ही नहीं है आपको। अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे, अगर आपका प्रेम आपको नहीं रुला, कोई शख्स नहीं, कोई इंसान अगला नहीं, आपका प्रेम अगर आपको नहीं रुला पा रहा है तो अभी आपको प्रेम नहीं हुआ है। मेरा भाई जिस जगह पर वो प्रेम बनकर मेरे अंदर रह गया, मैं वहाँ पर हूँ। मैं वहाँ रहकर अपने आप को देखता हूँ। आपने एक अच्छी बात बोली, वो सिर्फ आपका भाई नहीं। हाँ, सच बोला आपने, मैं एग्री करता हूँ पूरी तरह से। जिस बच्चे ने इतनी आंखों में आंसू ले आए, तो सिर्फ मेरा कैसे हुआ? हर किसी का कुछ ना कुछ हुआ हो, जिनको मैं जान रहा हूँ, नहीं जान रहा हूँ। कई ऐसे हैं जिनको मैं कभी नहीं मिला, उन आंखों में भी वो आंसू ले आया। आपने वक्त की बात करी, आपने 1 साल पीछे की बात करी, आप 10 साल पीछे की बात कर लो, आप 1 दिन पीछे की बात कर लो, चलो 1 मिनट पहले की बात कर लो, मैं वहाँ लौट कर तो नहीं जा सकता। तो मेरे लिए वो समय एग्जिस्ट नहीं करता। वो जो एहसास रह गया मेरे अंदर, प्रेजेंट में आप मेरे साथ यहाँ पर हैं, मैं आपके साथ हूँ, और हम लोग उस अनुभव के बारे में बात कर रहे हैं, उस एक कालखंड के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर कोई एक ऐसा शख्स मेरी ज़िंदगी में आता है जिससे शायद मैं पहले कभी मिला था, नहीं मिला था, मैं नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। आज अगर अपने आप को देखता हूँ तो, आज अगर भाई को देखता हूँ तो वो सामने जैसे आप बैठे हो वैसे दिखाई नहीं देता। फिर वो ख्याल आता है कि कैसे कर दिया। कई रातें सो नहीं पाया, कई बार जब नींद आई तो चौंक कर उठ गया। आखिर कहाँ पहले मारे होंगे, इतने सारे टुकड़े हुए शरीर के, पहला वार कहाँ हुआ होगा, किसने मारा होगा, किस चीज़ से मारा होगा? क्या मेरा भाई उस समय कुछ बोला होगा, या चीखा होगा, या कराहा होगा? तो इतने सारे टुकड़े किए, तो क्या उसको मर जाने के बाद भी मार रहे थे, या फिर इतने टुकड़े किए जाने के बाद भी वो नहीं मर रहा था? अब जब नहीं ही मर रहा था, तब क्या उसको उस गंदे टैंक में डाल करके ऊपर से आपने कंक्रीट बिछा दी? क्या ऐसा किया गया होगा? इतनी नफरत, इतना गुस्सा। उसके वीडियोस जो वो स्पेशली जो नक्सल वाले जो वीडियोस वो अपलोड किया करता था, अभी उसको 167 देशों के लोग देखते थे। 167 बस्तर का स्तर है, ये बस्तर का स्तर है, एक लेवल। बस्तर इसी ज़मीन का एक हिस्सा है। वो अंतरिक्ष के किसी दूसरे कोने में रहने वाला कोई ब्लैक होल के पार की कोई दुनिया नहीं है। वो मेरा अपना घर है। वो वहाँ की हवा, आप गए थे ना अभी, कैसी लगी आपको वहाँ की हवा? दादा बताओ तो। उस हवा का जिक्र क्या करूं जिसने मुझे अभी तक के एक ऐसे
दुनिया में डाला है कि उससे बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि मेरा भाई एक अच्छा पत्रकार था, एक अच्छा इंसान था। वही चीज़ें मेरे को आज तक के मतलब आपने बहुत गहराई में डाल दिया था मुकेश को लेकर के, कि जब वो गाँवों में, मैं वही सोच रहा था कि वो गाँवों में कैसे जाता होगा, आपको पूछ के जाता होगा, आपको बता के जाता होगा भैया मैं आ रहा हूँ। आप बड़े हैं, आप बड़े हैं उनसे, छोटा दिखता हूँ। छोटे दिखते हैं। तो उन्होंने, मैं यही सोच रहा था कि क्या वो पूछते होंगे कि भैया मैं इस गांव में मैं जा रहा हूँ कवरेज करने के लिए, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो उस दौरान क्या कुछ बता के कुछ गए थे वो? कई उतार चढ़ाव आया ना हमारे ज़िंदगी में। लाइक आप और मैं अगर भाई हैं, आप मेरे को गारंटी दो कि हम लोग ज़िंदगी भर जो है एक दूसरे से नाराज़ नहीं होंगे, रूठेंगे नहीं, और सिर्फ हंसते मुस्कुराते रहेंगे। या फिर अगर नाराज़ हो गए तो ज़िंदगी भर नाराज़ ही रहेंगे, मिलेंगे नहीं। आप मेरे को गारंटी दो। हम लोगों को जो पहली बार देखते थे तो उनके लिए मुश्किल हो जाता था ये एक्सेप्ट कर पाना कि ये भाई हैं। हम लोग तो आप लोग का काम एक ही हुआ करता था? तरीके अलग थे। मेरा भाई क्या होता है, एक तो नया नया लड़का, गरम जोश, एक बिल्कुल मतलब ऊपर से नाम बन गया है ना, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। कलेक्टर थे, बहुत प्यारे आदमी है ना। हालांकि उनको क्या होता है कि आप अच्छा, कितना ही अच्छा काम कर लो, ठीक है, या कितना ही बुरा काम कर लो, आपके समर्थक भी रहेंगे, आपके विरोधी भी रहेंगे। ठीक बात है। ठीक। हाँ। तो एक अच्छे कलेक्टर रहे, मैं नाम ले लूं? हाँ श्योर, अनुराग पांडे सर, हाँ। है ना, एक, ठीक है। तो पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं, कैसे हुआ, कैसे नहीं, लेकिन भाई बोला कि यार एक स्टोरी कर रहा हूँ दादा, चलो ना बाइट करते हैं, आप भी कर रहे हो ना वो स्टोरी? मैं बोला हाँ कर तो रहा हूँ। अच्छा, दोनों का अलग अलग चैनल था क्या? हाँ अलग अलग चैनल। अच्छा। हाँ, यूट्यूब में जो भाई का जो चैनल बस्तर जंक्शन, तो उसमें फोर्स करता था मेरे को कि बोला करो यार, आपके जो शब्दावली है और आपके पास जो वो चीज़ें हैं उनको आप बोला करो, लोग सुनना चाहेंगे, आज ज़रूरत है लोगों को। मैं बोलता था भाई मेरे सुन, समय आने दे। हमेशा मेरी पत्नी बैठी हैं, वो कई बार बोला, और एक बार उसने नाराज़ होते हुए बोला जो है कि कब आएगा यार आपका समय, कब से आ रहा है बस आपका समय है ना। तो आज वो भाई बोल रहे हैं उसी चैनल में। अब यदि मान लूं तो है अभी यहीं पर कहीं सुन रहा है, माना जाए तो मुकेश, हाँ, अगर मान लें तो यहाँ है, सुन रहा है, देख रहा है, और आनंद भी ले रहा है। खुरे दियो, अब सुनना पड़ेगा, मेरा भाई है, मतलब उसका ये इंटेंशन, मतलब वो ऐसा सोच भी सकता है, आप मान लें तो बिल्कुल ठीक। और अगर एक्चुअल देखें आप, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या वो यहाँ है? नहीं। तो क्या हम उससे आगे बढ़ सकते हैं? हो सकता है कि वो एक ऐसी शख्सियत रहा हो जिसने सभी का दिल जीता। इवन यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि वो लोग भी रोते होंगे आज जो जिन्होंने उसको, अगर अंदर में उनकी वो भावनाएं जो अपनों के लिए होती हैं, अपने बच्चों के लिए होती हैं, या अपने भाई बहनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए होती हैं, अगर जिंदा हैं तो ज़रूर उनकी आँख नम होंगे। मेरे तक जो सूचनाएं आई अब तक के, उसमें तो ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि कभी किसी के चेहरे पे, किसी की आंखों में उदासी देखी गई हो। तो वो इंसानों के लिए, आप जो कह रहे हैं वो इंसानों के लिए, वो जानवर थे जिन्होंने ऐसी हरकत की। जानवर बड़े प्यारे होते हैं दादा, जानवर बड़े प्यारे होते हैं। शेर भी जब तक भूख ना लगे तब तक शिकार नहीं करता। आपने इतनी सी चीज के लिए मेरे भाई को मार डाला, इतनी सी चीज के लिए। हम आपके पास, मैं खुद लेकर आया अपने हाथों से कि ये लो, आप उस चीज को भूल गए। आप जब पूरी तरह से खत्म होने वाले थे, निपटने वाले थे, तब अकेला मैं आपके लिए खड़ा हुआ था। आपने मेरे को दिया ना, चलो जो भी दिया मैं तो स्वीकार रहा हूँ, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप कर लो एक्सेप्ट। जब दिन भाई का वहाँ मिला था तो मैं सुरेश को पहला फ़ोन लगाया था, और तब भी मैं उनको दद्दा ही बोला। और वो
वही एक्टिंग। और क्या होता है कि जब आदमी बहुत धनवान हो जाता है ना भैया, या थोड़ा सा ताकतवर हो जाता है ना, उससे ज़्यादा ताकतवर, उससे ज़्यादा धनवान जो है उसका अहंकार हो जाता है। मैं समझ रहा, बिल्कुल आ जाता है रौब में। क्या कर लोगे आप मेरा? अच्छा, क्या कर लेंगे हम आपका? झीरम में जिनको मारा गया, जितने नेताओं को, जितने जवान शहीद हुए, क्या हिडमा ने कल्पना की थी कि उसकी मौत ऐसे होगी? कितने ताकतवर लोगों के नाम लेंगे? हिटलर का नाम ले लो, मुसोलिनी का नाम ले लेते हैं, चलो। कितने ताकतवर लोगों के नाम लेंगे आप? मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि तब मैंने जब उनको पहली बार फ़ोन किया तो मैं उनको क्या बोला? आपके पास धन है दादा, मेरे पास ध्यान है। देखते हैं, आपका धन इस शरीर तक काम आएगा गुरुदेव, मेरा ध्यान इस शरीर के पार का है। शरीर के रहते रहते अगर अपना गुनाह कबूल कर सको एटलीस्ट मेरे सामने, और सारी बात पूरी स्पष्टता से अगर मेरे सामने रख सको तो रखो। 10 महीने इंतज़ार किया इन चीज़ों के लिए ना, बिल्कुल ना, नहीं। आपको बस्तर का स्तर बताऊं? उससे पहले एक सवाल पूछना था। 10 महीनों का इंतजार मतलब कि कब, उस समय के बाद अभी भी? 1 महीने पहले तक इंतज़ार किया मैं कि शायद उनको कुछ चीज़ें याद आ जाएं कि ये इंसान। आज से 1 महीने पहले? हाँ जी, हम्म। इंतज़ार किया मैं कि मतलब जिसका कोई कुछ रोल था ही नहीं, हमने उसको दुख दे दिया। किसको दिया दुख? आगे वाले ने। आप देखो तो सही गौर से, मुकेश को या मेरे को? अगर वो है तो मेरे से ज्यादा दुखी है, और मैं इतना भी दुखी नहीं हूं। मेरे को तो एक एनर्जी बूस्टर मिल गया है, दुख नहीं मिला। आप देख रहे हो दुनिया को। तो आज भाई के लिए जीने का कारण मिल गया आपको एक और। अब बच्चों के लिए जीने का कारण मिल गया। दूसरा, अगर वो है जिसको आत्मा परमात्मा बोलते, मैं जो महसूस करता हूँ, मैं तो उसको कोई नाम नहीं देता हूँ, दे ही नहीं सकता। जिसका कोई नाम नहीं, मैं क्या नाम दूंगा उसको? मेरी औकात नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत सारे नाम दिए, उसको, उस अनुभव को। तो कारण अगर जीने का पूछा जाए आज, तो जिंदा हूं इस चीज के लिए। जगह जगह होने वाले कांडों में, बलात्कारों में जो शिकार बनते हैं लोग, मारे जाते हैं, क्या उनके माता पिता इस तरह की कल्पना कर पाते हैं कि हमारे बच्चों के साथ बुरा भी हो सकता है? ना 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 ना, नहीं कर पाते। वहाँ कोई माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचता। भैया यही चूक हो रही है। सोचो, जितना बुरा सोच सकते हो, जितना घटिया, जितना गंदा सोच सकते हो, सोचो। नहीं सोचने की स्थिति में आज नहीं तो कल आपके बच्चे के साथ, या आपका बच्चा किसी और के बच्चे के साथ कुछ ना कुछ करेगा। बहुत चांसेस हैं, 99.99% चांसेस हैं कि जिन चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में घट जाएंगी। जैसे विकास को देखते हुए हम विनाश को भूल जाते हैं। वो जो आप कह रहे थे, सुरेश के लिए कुछ एक बात कह रहे थे, तो वो क्या चीज़ था? वो जो है, मैं उस आदमी के पास गया था। मैं रायपुर में कहीं पे मेरी एक मुलाकात हुई थी, कोई अच्छे पद पर बैठे हुए व्यक्ति रहे, वहाँ पर मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, आप ले आइए। क्या ले आइए? काम। मैंने उनको बोला था कि हमारे क्षेत्र में खेती किसानी खूब है, लेकिन अगर एक डैम बन जाए तो जो किसान हैं उनके खेतों तक पानी पहुंचेगा, और वो सिर्फ धान तक सीमित नहीं रहेंगे। फिर बहुत संभावना है कि अलग अलग वैरायटीज़ की जो फसलें हैं वो लगा सकें, उनके जीवन स्तर में और अधिक बदलाव आ सके। तो उनको बात जो है जची, और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप प्रोजेक्ट ले आइए डैम का। तो मेरा घुमा हुआ है क्षेत्र बहुत बड़ा, तो एक नदी का चुनाव किया मैं, उस जगह का चुनाव किया कि किस जगह पर होना चाहिए।
तो सर्वेक्षण वगैरह की बात आती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए अब जैसे आप अथॉरिटी हैं, आप पावरफुल आदमी हैं, यानी आप उस कुर्सी पर बैठे हैं जहाँ से अगर आप चाहेंगे तो हाँ इसे स्वीकृति मिल जाएगी इस कार्य को। तो अगर आपने किसी भी माध्यम से मेरे तक बात पहुँचाई तो मेरी एक जिम्मेदारी तय होती है। फिर मैं उस योग्य व्यक्ति को भी देखूंगा कि कौन इस काम के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। तब तक मैं उसके सड़क पे कभी नज़र भी नहीं डाला था। उस आदमी के पास गया मैं, सूरज के पास, बोला कि कम से कम 500-600 करोड़ का जो एक प्रोजेक्ट बनेगा, डैम बनवाते हैं और आप बनवाइए डैम को, और क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में अच्छे बदलाव आएंगे। ये मुकेश के हत्या से बहुत पहले की बात है। लगभग 6-8 महीने पहले, शायद उससे भी पहले, है ना, 8-10 महीने पहले लगभग मान के चलो। और इसके अलावा जब वो अपनी दुल्हन को चॉपर से लेकर आया था तो हंगामा मचा था, और रशियन लड़कियां, यूक्रेनी लड़कियां कहीं से लेकर आया था, ठीक है, तो हंगामा मच गया था, मीडिया में आ गया था। तो उस समय मैंने एक वीडियो जारी करके, काश मैं उस वीडियो को रखा होता अपने यूट्यूब चैनल पर, आज बता पाता मैं ये मैंने ये दिया था उस आदमी को, और उस आदमी ने क्या दिया मेरे को, मेरा बच्चा खा गया। कितने के लिए? 30 लाख कुछ का नुकसान हुआ था उसका, जीएसटी टैक्स वाला कुछ रहता है शायद, पता नहीं, कर चोरी वाला कुछ। और ये जो हम लोगों को चचेरे भाई वगैरह बोलते हुए घूम रहे हैं ना, होंगे इनके भाई। हम महाराष्ट्रियन चंद्राकर हैं। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ओके। मैं महाराष्ट्रियन लोग चाह भी रहे हैं, जैसे आपने कहा, मुझे भी नहीं पता था, इस पे पहली बार आप बता रहे हैं। हाँ, मैं महाराष्ट्रियन चंद्राकर हूँ। यहाँ छत्तीसगढ़ी चंद्राकर, कुर्मी चंद्राकर हैं, ठीक। बीजापुर का एक क्षेत्र गंगालूर, एक क्षेत्र बासागुड़ा, दोनों की दिशाएं अलग। बीजापुर जिला मुख्यालय से आप एक दिशा में जाएंगे तो गंगालूर क्षेत्र है, दूसरी दिशा में जाएंगे तो बासागुड़ा क्षेत्र है। मैं बासागुड़ा क्षेत्र में पैदा होता हूँ, ये गंगालूर क्षेत्र में पैदा होते हैं। हमारी वंशावलियाँ देखिएगा, कहीं से हमारे परदादा के नाम नहीं मैच करते हैं, हमारी वंशावली नहीं मिल तो ये आपके चचेरे भाई है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो ये चंद्राकर हो गए, हम चंद्राकर हो गए। मैं नहीं जानता ये कहाँ के चंद्राकर हैं। मैं आपको दादा बोल रहा हूँ, आप मेरे को दादा बोल रहे हैं, युकेश भाई बोल रहे हैं, हम भाई हो गए। हमारा ये भाईचारे का रिश्ता बना। क्या हम भाई हो गए? ठीक बात है। तो जब मुकेश के साथ ये घटना हुई थी, उसके बाद मैं इसको कुरेदना बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ युकेश भाई, बिल्कुल कुरेदना अब नहीं कुरेद पाओगे, लेकिन बोलो, बोलिए प्लीज। नहीं, आप बहुत अंदर से आप स्ट्रांग है, मुझे मालूम है, और जिस हिसाब से आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन मेरी पर्सनल एक्साइटमेंट है जानने को लेकर, क्योंकि हमारे भाई के साथ ऐसा क्या हुआ था। आप जैसे आपने कहा कि आज 1 साल के दरमियान में जो भी कुछ हुआ, आपने सुरेश से बात भी किया, तो वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले वो डरा क्यों नहीं? उसको नहीं लगा कि उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा? क्या प्रशासन उसके साथ में था? कौन ऐसे लोग, जरूर विभाग के लोग रहे होंगे, ऐसी कौन सी शक्ति साथ में थी? मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, कौन सी शक्ति साथ में थी उसकी जिसको डर नहीं लगा? चलो आज इस पे बात की ही जाए। भ्रम की शक्ति। कई तरह के भ्रम होते हैं हमारे, हर भ्रम टूटता है, हर भ्रम टूटने के लिए ही बनता है। आपको मैं अभी डरा दूंगा, आप डर जाओगे। बस्तर का आदमी टंगिए से अपनी मोहब्बत का सबूत देता हूं। आप समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ? मैं अभी टंगिया लेके बैठ जाऊंगा ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी। नो डाउट। ठीक, क्यों पता है? मरने का डर।
हमको डराता है जितना ज्यादा, हम फिर उसको उतना ज्यादा सम्मानित करने लगते हैं। फिर वो जितने बड़े झूठ बोले हम उतनी अधिक तालियां बजाने लगते हैं। अब कोई क्यों ना हो, सुरेश चंद्राकर के हाथों में पैसा हो सकता है कि बड़े राजनेताओं की ताकत, एक उसका अपना ग्रुप, हो सकता है कि उसके पास बहुत सारे हथियारधारी लोगों का साथ हो। नक्सलियों को पैसा देता था, ये बात पुलिस या एनआईए की जांच में आई। उस समय दैनिक भास्कर वगैरह कुछ अखबारों में ये खबर आई थी। नक्सलियों तक के वो पैसे पहुंचाता था। तो क्या वो पुलिस के अधिकारियों को पैसे नहीं देता रहा होगा? देता रहा होगा। अब पुलिस के अधिकारी, या मैं पुलिस जब बोलूं तो मेरे ख्याल से इस देश की सबसे भ्रष्ट संस्था है शायद। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये एनसीआरबी की रिपोर्ट होगी शायद। आप बोले कि सवाल पूछने वाले की हत्या होगी तो सवाल पूछने वाले समाज की भी हत्या होगी, आपने बोला ना। चीन का एक उदाहरण देता हूं आपको दादा। माओवाद 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 माओवाद, है ना। वो चारू मजुमदार काल मार्क्स के उसको चोरी लेके छोड़ो, वहीं से आया ये था। बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। हम जाते हैं इनके पिताजी के पास से, तुम माओ जेडोंग थॉट, ठीक। जो माओ है उसके पिताजी बड़े क्रूर आदमी थे, सख्त। ये किसानों को लेकर के एक रेड आर्मी बना रहा है किन्हीं पहाड़ों पे जाकर चीन में। उस दौरान इसकी पत्नी को पकड़ लिए। ये प्रेम थोड़ा सा टेढ़ा मामला है, और स्त्री को प्रेम होना पुरुष को प्रेम होने से ज्यादा खतरनाक है भैया, बहुत खतरनाक। और स्त्री को प्रेम होते हुए देख पाना इस पूरा संसार बर्दाश्त नहीं कर सकता। गोली मार दिए, पूरा भून दिए उस स्त्री को। किसको? माओ की पत्नी को। माओ का उस समय माओ की जो स्थिति हुई वो तब हुआ क्रूर। चश्मा आप पहने हुए हो, ठीक है, मैं आपकी हत्या कर रहा हूं, मैं माओवादी हूं। ऐसी स्थिति जहां पर माओवादी शासन था, ताकत का भ्रम आपको पागल कर सकता है। तो हाल की स्थिति सुरेश चंद्राकर को ये भ्रम था, सुरेश चंद्राकर को भी ये भ्रम था। ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, हाँ, जैसे नक्सलियों की बात कर रहे हैं, हाँ, तो हमने तो वीडियोस देखे हैं जहाँ पे मुकेश चंद्राकर ने नक्सलियों के बीच में जा करके अगवा किए गए जवानों को वो ले करके आते हैं। तो वो सुरेश जो है इन सब से अपने आप को बड़ा मानने लग गया, और जिस मुकेश को नक्सलियों से डर नहीं था उसको एक तुच्छ ठेकेदार ने मार दिया। क्या ये फेलियर नहीं था आज की स्थिति में? जिस आदमी का बिजनेस सिंगापुर तक फैला हो, तुच्छ ठेकेदार, आपकी हिम्मत कैसे हो गई बोलने की? तुच्छ है मेरे लिए, तो तुच्छ ही है वो। ठीक है, तुच्छ है इसलिए पकड़ा गया। अब मैं सही कर रहा। हाँ, अब आपने सही किया। तुच्छ है इसलिए पकड़ा गया, ताकतवर होता तो नहीं पकड़ा जाता। मेरी भी लाश नहीं मिलती, मैं भी यहाँ नहीं बैठा होता। आज की स्थिति में कितना आप देखते हैं कि मुकेश को न्याय मिल रहा है? सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ, आप मेरे घर से, आपको क्यों, मतलब आप, जब मैं आप शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप अपने आप को आप मत समझना, जब तक मैं आपको ना बोलूं, ठीक। कोई व्यक्ति मेरे घर से कोई सामान चुरा ले और वो सामान मेरे को नहीं मिल रहा है, मैं पुलिस के पास जाऊं, पुलिस FIR लिख ले, मैं न्यायालय में पहुंचा, मामला न्यायालय में पहुंचा, पुलिस की जांच पहुंची, चोर पकड़ में आया, चोर को प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय ने चोर को महीने भर की या 6 महीने भर की सज़ा सुनाई। आप बताइए मेरे साथ न्याय हुआ? मेरा सामान कहाँ है? नहीं है। तो मेरे दृष्टिकोण से अब न्याय क्या है, पहले न्याय को एक्सप्लेन कर लें बहुत कम शब्दों में। जो दुख मैं सह रहा हूं, या जो वो आत्मग्लानि कि मेरे को बचपन में भाई के साथ कैसे रहना चाहिए था, मेरे को फलाने मोमेंट में भाई के लिए क्या करना चाहिए था कई सारे काश, कई सारे शायद, कई सारे, ठीक।
आप समझिएगा, हत्या को भी अपनों के लिए ये एहसास हो। क्यों? आप थोड़ी देर पहले बोले कि ये चीज़ें इंसानों को महसूस होती हैं, जो पश्चाताप या फिर थोड़ा दुख, तो ये दुख तो महसूस हो सकता है जानवर आदमी को। तो ऐसे में तो इन लोगों का बल और बढ़ेगा। भाई मुकेश को आज न्याय नहीं मिल रहा है, और उस समय की जो भी नेता रहे होंगे वो तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे कि किसी भी सूरत में फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी जिक्र नहीं हुआ क्या अभी तक के, क्योंकि कैसे न्याय मिलेगा। और क्या ऐसे बहुत सही, मैं समझ गया आप जो बोल रहे हैं। आप थोड़ी देर पहले जीने का कारण पूछे थे, आप खुद अभी आपका प्रश्न वो कारण है। जीने का कारण आपने पूछा था। मेरे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, सच्चा न्याय क्या है? अब चाहे मुकेश चंद्राकर का प्रकरण हो, चाहे निर्भया हत्याकांड हो, बलात्कार का मामला हो, चाहे आप पूरे इस दुनिया में मानव जाति के इतिहास में जितनी भी हिंसात्मक घटनाएं घटी या फिर नरसंहार हुए, तमाम चीजों के बाद अंत में हम आते हैं मुकेश चंद्राकर की हत्या पर। तब मुकेश चंद्राकर का बड़ा भाई होने के नाते मैं एक चीज का पक्ष लेता हूँ, न्याय का पक्ष लेता हूँ, और न्याय के इस रास्ते पर चलते हुए इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए जो कुछ भी बेहतर हो, जितना कुछ भी बेहतर हो, वो मैं प्रयास करना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ थोड़ा सा, मैं आपके साथ चल लूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, जो ये हाथ जोड़ना मेरा कभी बताऊँगा, हाथ जोड़ना चलो करते हैं, नहीं तो आज नहीं तो कल। सीरियस हूँ मैं, आप समझिए बात को, बहुत सीरियस हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ, बस उसी की परिकल्पना करके मैं आपसे सवाल पूछा कि अब क्या होगा। करना पड़ेगा। 1 महीने 6 महीने का जेल मिल गया, बस वही उनकी सजा। 1 महीने 6 महीने नहीं, हमारे न्यायालय इस केस की गंभीरता को समझते हैं, मैं जानता हूं। वो किस या फिर किन रास्तों से इस केस को देखते हैं, यानी दृष्टिकोणों से, मैं उसकी गंभीरता को समझता हूँ। हमारे न्यायालयों की, हमारे देश की न्याय व्यवस्था की एक सुंदरता तो है, तब तक ये बिल्कुल न्याय मतलब न्याय करती ही रहती हैं, जब तक न्याय की इस कुर्सी पर न्यायाधीश शब्द की जगह पर्दे के पीछे से कोई अन्यायाधीश ना बैठ जाए, तब तक अन्याय नहीं होगा। और इस केस में न्याय होगा, इस केस में न्याय। आपको विश्वास है? मैं जानता हूँ, विश्वास होने में और जानने में बड़ा महीन सब अंतर है। ये मेरी माता जी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मैं जानता हूँ। मेरे को विश्वास करने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे को मानना नहीं पड़ेगा। ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी हैं। जब ये सब घटना हुई, थोड़ा और पीछे जाते हैं, दिसंबर में शायद 26-25 दिसंबर को, मुझे ऐसे भी नहीं याद है। ठीक है। तो उस समय कुछ ऐसी चीजें हुई थी, शायद उस दरमियान से वो गायब थे मुकेश भाई। ना हाँ, ना, ऐसा कुछ भी कोई 2-3 दिन से कुछ गायब चल रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। 31 हम लोग साथ में सेलिब्रेट करने वाले थे। ओके। और ये हम लोग 28 तारीख को या 29 तारीख को बैठ करके, हम लोग 29 दिसंबर को, पिछले साल के 29 दिसंबर को जो है, हम लोग बैठ करके प्लान किया, है ना, पूरी फैमिली कि यहीं पर हम लोग पिकनिक करेंगे। पूरी फैमिली थी हम लोग? उसमें कौन कौन है? भाई, मैं, 2 बच्चे, मेरी पत्नी, हम बैठे और प्लान कर रहे कि जो है ना, करेंगे यहाँ पर बढ़िया से। गलत मत समझिएगा, मम्मी पापा। इसमें गलत समझने जैसी क्या बात है, जो आया वो जाएगा। भाई उस समय 1-1.5 साल का था, मैं शायद 4.5-5 साल का था जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ।
और 2014 में मेरी माताजी का देहांत हुआ। तो आप लोग पूरी फैमिली बैठ के 29 दिसंबर को बैठे थे बैठा नया है। साल मनाने के लिए। हाँ, और जो है फिर उसके बाद हम लोगों ने ये प्लान किया कि 1 जनवरी के दिन भी ऐसा ही सिंपल कुछ रहेगा, और उसके बाद संडे के दिन हम लोग कहीं पर पिकनिक करेंगे, इस तरह की चीज़ें। चिया से बात किया था, और मिमी डैडा को मत बताना, है ना, उनको सरप्राइज़ देंगे, ऐसे करके चिया से, मेरी बच्ची से बात किया था भाई। तो चीज़ें खैर ऐसे चली। मम्मी डैडा कौन है? मिमी डैडा मैं और मेरी पत्नी। अच्छा, मम्मी डैडी। हम्म, अच्छा, मुकेश ने बोला था हम्म, चिया को कि हम कुछ ऐसा करेंगे, मम्मी डैडी को मत बताना। हम्म। ओके। मेरा नंबर भी वो जो है ना डैडा नाम से अपने मोबाइल में रखा था सेव करके, तो मेरे को ये बात तो पता नहीं थी। और हमारे यहाँ पर एक PRO में काम करती थी रेणुका वशिष्ठ जी, तो उन्होंने भाई के बाद मेरे को इस बात को बताया। वो मैसेज करा था उन्होंने, कि टेक्स्ट करा था व्हाट्सएप में, सच में आप उनको अपने बच्चे जैसे ही रखे थे, देखिए आपका नंबर भी डैडा नाम से सेव करके रखा था उन्होंने। मेरे को मेरे भाई के जाने के बाद ये बात पता चली थी। खैर फिर सेलिब आपने 29 को हुआ, और 31 को जो है कुछ प्लान करे थे मैं और भाई। वो फिर मेरे को बोला कि दादा रितेश बुलाया है, वही रितेश। अच्छा, हत्यारा, चंद्राकर, ठीक है, हाँ। रितेश बुलाया है, हो सकता है कि मैं उधर जाऊं, तो आज आप बैठ जाना। मैं बोला कि नहीं, है ना, लेकिन मैं भी बैठ गया। जैसा भी मेरे को थोड़ी सी बात चुभी, अरे भाई हूँ यार, मतलब 2 दिन से प्लान कर रहे हो तुम, और जो है मेरे को अकेले को बैठा रहे हो। कहाँ अकेले को बैठा रहे हो? मतलब कि अच्छा, हम पार्टी। साथ में पार्टी करने वाले थे ना, हाँ। सेलिब्रेट करने वाले थे साल के तो आखिरी दिन आपको को। उसने कहा कि आप हाँ, मैं जाके उधर चले जाओ। फिर मैं बाद में सोचा, यारी दोस्ती भी तो होती है, मेरे साथ कहाँ उतना तो ओपनली बात नहीं। अब मैं ठहरा रितेश दोस्त था मुकेश का? हाँ, अच्छे, बहुत घनिष्ठ ये लोग थे। ओके। बहुत घनिष्ठ, बहुत अच्छी इनकी बॉन्डिंग थी, जितना मैं देखा अपनी आंखों से, सामने से। तो बॉन्डिंग तो मेरी भी अच्छी थी फिर ऐसे में। हाँ, तो खैर फिर उस अगले दिन मेरे को बताया 1 जनवरी को कि वो नहीं गया था वहाँ, वो कैंसिल कर दिया। और बाद में जो है अपने तो भैया लोग हैं उधर, है ना, जाकिर भैया और रंजन भैया, उनके साथ बैठ गया वो उनके साथ 31 जो है सेलिब्रेट करके फिर वो घर आया। और 1 जनवरी सुबह बस हम लोग मिले थे ना, सुबह मिले, फिर वो चला गया, वो दंतेवाड़ा गया। दंतेवाड़ा गया, दिन भर दंतेवाड़ा में ही रहा। फिर जो है शाम होते होते मेरे से नहीं रहा जा रहा था, आ क्यों नहीं रहा है, आ क्यों नहीं रहा है, कहाँ कुछ करेंगे, बोला देखो तो छोड़ छोड़ के घूम रहा है। रहता है ना हाँ, घर में, नया साल में कुछ तो परिवार के साथ में हाँ, समय तो बिताए। मतलब हम लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं यार, ऐसे कौन करता है करके ना। तो बच्चों की तरफ देख रहा, मैं मेरी पत्नी की तरफ देख रहा। हम लोग उस दिन मैं थोड़ा सा नाराज़ हो गया था मेरे यहाँ पत्नी जी से, है ना, कुछ तो बात हुई थी, पता नहीं, अब मियाँ बीवी का रहता है। तो मेरे को एक तो उधर की भी नाराज़गी थोड़ी बहुत भाई की कि ये मेरे साथ ऐसे किया, फिर मेरी पत्नी की भी नाराज़गी, और जो है मेरे सिर में भी दर्द था। मैं बोला भाई का ही इंतज़ार करूँगा, और इसको आने के बाद मैं ज़रूर मैं अपनी बात को बोलूँगा। और जा कर के बैठा मैं कहाँ पर, जहाँ से वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर आएगा तो मेरे को पहले दिखाई देना चाहिए। तो बहुत उदास सा आया, बहुत लंबा इंतज़ार मैं वहाँ पर किया। तो शाम होते होते आया, बहुत उदास था। मतलब क्या होता है कि वो उम्र जो है ना, लड़कों के लिए इश्क का उम्र होता है मतलब इश्क की उम्र होती है। तो उस समय जो दर्द मिलता है वो उसको आदमी बनाता है या फिर बर्बाद कर देता है, दोनों में से एक है। ठीक बात। ठीक। फिर लेकिन वो लड़का नहीं रह जाता, फिर बच्चा नहीं रह गया वो। उसका वो समय चालू हो रहा था, अरे पकड़ के रोता था जी, ऐसे पकड़ के मेरे को ऐसे लिपटता था, मेरे को बोलता था जोर से पकड़ो जैसे पकड़ते हो आप, जो सांस रुकती है ना वैसे पकड़ो मेरे को। भींचता हूँ ना मैं, जिनसे प्रेम रहता तो मैं भींचता हूँ, फिर ऐसे थोड़ी देर रुकनी चाहिए सांस, फिर धीरे से छोड़ो तो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए आगे वाले।
तो फिर उसने हाँ तो आया, है ना, ऐसे इशारा करते हुए एक फ़ोन में ऐसे बात कर रहा है कहीं पर, और ऐसे बैठो 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 आ रहा हूँ। क्यों बोला वो बैठो बैठो आ रहा हूँ, मतलब ऐसे इशारा क्यों किया, है ना, बोला नहीं कि बैठो बैठो आ रहा हूँ। इस इशारे का मतलब है कि बैठो मैं आ रहा हूँ। क्यों बोला, क्योंकि वो जैसे आ रहा था, हाँ अच्छा हो गया यार तू आ गया, मेरा सिर फटे जा रहा, मैं जा रहा घर, अंदर जा रहा। उसको थोड़ा बैठना था मेरे साथ। और उस दिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ ना कि वो उस थोड़ी ही देर के समय में उसने सारे काम अकेले करे, मेरे को कुछ काम नहीं बताया। नहीं तो वो हमेशा बोला करता था, दादा मैं ये कर रहा हूँ आप ये कर देना, दादा मैं इसको उठाता हूँ आप उसको उठा देना, दादा एक काम करना आप ये वाला चीज़ को ठीक करना, इसको मैं करता हूँ, ऐसे चलता। बट उस दिन उसने अकेले सारा काम करा यार। और कुछ था, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम साथ में स्पेंड किया, बस बहुत थोड़ा सा। तो मैं बोला बस बहुत सिर दर्द कर रहा है यार, मेरे को जाने देना भाई, बहुत मतलब ना तू यकीन नहीं करेगा मेरी स्थिति ख़राब है। तो वो अफसोस या फिर एक ऐसी मुस्कुराहट जहाँ पर आप, हाँ थकी हुई मुस्कुराहट। हम मुस्कुराते हैं, हमारे मुस्कुराने के भी प्रकार होते हैं। वो थकी हुई मुस्कुराहट, जब हम थक कर मुस्कुराते हैं, कोई नहीं समझ रहा है यार वाला। अरे बोलोगे नहीं तो कैसे समझेगा कोई, आपको बोलना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। आगे वाला भगवान है, अंतर्यामी, सिर्फ अंतर्यामी है क्या, भगवान गलत शब्द हो, अंतर्यामी है क्या कि समझ जाएगा। ऐसे बीवियां नहीं होती कि समझते नहीं हो और चुप बैठी है। अभी भाई सामने होता तो मैं उसको बोलता, अरे बोलोगे नहीं तो कैसे समझेंगे जी। हाँ लेकिन जब मैं जा रहा था वो बोला एक बात को, रितेश आ सकता है दादा, तो अब मेरे से भी मिला देना फिर, आ सकता है तो। बहुत उसने दिन और कुछ नहीं बताया, मुस्कुराया था। वो एक थकी हुई मुस्कुराहट थी, और थकी हुई मुस्कुराहट दिल टूटने या फिर शायद दिल के दर्द का, है ना। अब मैं उसके इश्क के पक्ष को तो मैं जान रहा था, उसके प्रेम के पक्ष को तो मैं जान रहा था। वो जिन अनुभवों का वो सामना कर रहा था मैं जान रहा था, उसके उस हिस्से को। फिर उसने जब बताया रितेश आने वाला है, तो मैंने बोला कि मेरे से भी मिला देना यार, बहुत प्यारा लड़का है। लंबा समय हो गया मिला ही नहीं वो, मतलब उससे कोई मुलाकात ही नहीं, बहुत दिन हो गया, मिला देना। फिर ये पता नहीं इस तरह की बातें कैसे चल जाती। मार्केट ना यही है। मेरे को पता नहीं है कि मैंने 5 शादी कर ली है, अरे मेरे को नहीं पता भाई, आप मानो। मेरे को ये भी नहीं पता कि मेरे कितने बच्चे कहाँ कहाँ रहते। इस तरह के जो भ्रम फैलाए जाते हैं, जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, वो ज़्यादातर आपसे ईर्ष्या करने वाले होते हैं, आपके बारे में झूठ बोलते जाते हैं। वो पता नहीं क्यों वो आपसे नफरत कर रहे हैं, कारण आपको भी नहीं मालूम रहेगा कईयों बार। तो क्या हुआ कि रितेश के बारे में अगले दिन 2 तारीख को, मैं ना तो उस पद का नाम लूँगा ना ही उनका नाम लूँगा अधिकारी का, लेकिन जब मैं मेरे भाई को खोज रहा था तब उन्होंने मेरे को पूछा कैसा आदमी है रितेश। तो मैंने क्या बोला था पता है, भगवान है। मैं उसको इतना अच्छा समझता था भैया, रितेश को। इस तरह से हम किसी की छवि को बना लेते हैं जो सामने दिखाई देता है हमको, जिसको हम अच्छा मानना चाहें तो मान लेते हैं, जिसको बुरा मानना चाहें तो उसकी एक अलग इमेज बना लेते हैं कि ये तो इस टाइप का। उसके बाद रितेश क्या कुछ उसको साजिश के तहत ले गया, उसके बाद कैसे पता मेरे को लगता है कि मेरे भाई की किडनैपिंग हुई थी वहीं से, जहाँ पर उसको मैं ऊपर छत में छोड़कर जहाँ पर मैं चले गया था अपने घर में, मेरे को लगता है कि उसको वहीं से उठाकर ले गया ज़बरदस्ती पकड़कर, रितेश और इन लोग के जितने भी। हाँ पता नहीं, मैं नहीं जानता क्या, मतलब ऐसा मेरा अंदेशा है ना। और मेरे को इन बातों को नहीं बोलना चाहिए वैसे,
अपने अंदेशे भी व्यक्त नहीं करने चाहिए मेरे को, ना ही किसी तरह की संभावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। बस मेरे को इतने में चुप हो जाना चाहिए। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक दरख्वास्त मैं सभी से करना चाहूँगा, अब मेरे भाई के बारे में अब और बात नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, और नहीं करना चाहता यार, थक गया हूँ मैं इन चीज़ों से। मैं जो बच्चे अभी हमारे पास हैं जिनका जीवन उपलब्ध है उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, और मैं तो समझता हूँ कि हम सभी को मिलकर के करना चाहिए। जो अब हमारे पास हैं हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको बेहतर बनाने की दिशा में काम होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जितने भी घटनाएं हैं इस तरह की, जितने भी हत्याएं हैं, जितने भी मामले हैं, इन सभी घटनाओं पर हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं कि डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं। और हमारे यहाँ के डिबेट्स का स्तर तो आप देखिए, घर में एक बीवी को आदमी नहीं झेल पा रहा है, नहीं सक रहा है उसकी आवाज़ को, तो टीवी डिबेट में आप सक जाओगे वो महिलाओं से, अंजना ओम कश्यप जी से, रूबिका लियाकत जी से सक जाओगे, और आप राजनीति को दशा और दिशा दोनों बढ़िया कर दोगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? समझ रहा हूँ भैया मेरे, मैं ये कह रहा हूँ कोई गारंटी नहीं है कि उनके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। मेरे को आप गारंटी दे रहे हो? तो सुरक्षित रखने की दिशा में काम किया जाए। हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन लोगों का ये सोचना है कि मुकेश के जाने के बाद आज युकेश बहुत अच्छे से बस्तर जंक्शन को संभाल रहे हैं, बस्तर की वही चीज़ों को, जनहित मुद्दों को सामने ला रहे हैं। तो उनको क्या उस वक्त ज़मीन में भी ऐसा लगता है जब वो काम कर रहे होते हैं तो भाई की वो यादें मतलब फील होती है कि वो यादें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा विचलित करती है कि ऐसा नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या है? ठीक है, 10 महीनों तक के विचलित या प्रभावित या न जाने किस तरह की अनुभूति का सामना मैं करा, मतलब इस बात को मैंने 4-5 जगह पे बोला भी है, मैं आपके यहाँ बोल देता हूँ। हाँ। मेरे को ये तो याद नहीं है कि मैं मेरी माँ के गर्भ में 9 महीने का वक्त कैसे बिताया, लेकिन मेरे भाई की हत्या के बाद मैंने एक दुख में, उस दुख के गर्भ में 10 महीने का वक्त बहुत घुट घुट कर बिताया है। और जब मैं उस दुख से बाहर नहीं निकल पा रहा था तो उस दुख को अपने अंदर, अपने सीने में, अपनी अंतरात्मा में लेकर के अपने आप को मैंने एक दूसरा जन्म दिया है। और अगर आप पूछते हैं कि बस्तर जंक्शन में काम करते हुए या बस्तर जंक्शन को आगे बढ़ाते हुए किसी तरह से मैं विचलित होता हूँ या प्रभावित होता हूँ, तो मेरी दृष्टि में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे मासूम लोग हैं मेरी दृष्टि में आज, जो सभी मुकेश चंद्राकर हैं। उनको भी दिशाओं की जरूरत है, सकारात्मक दिशाओं की जरूरत है। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, लेकिन ब्रदर युकेश भाई, मेरे को नक्सलिज्म पे भी इस पे चर्चा करना है कि बस्तर में अभी जो बताया जा रहा है नक्सलिज्म ख़त्म है, हिडमा की मौत को लेकर के बहुत सारी बातें की जाती है। तो ऐसा कुछ मुकेश के साथ या आपके साथ कभी ऐसा नक्सलिज्म को लेकर के ऐसा कुछ वाकया हुआ है जो आप बताना चाहेंगे? नक्सलवाद, माओवाद, मेरे छोटे भाई की पत्रकारिता जहाँ से शुरू होती है वो शब्द भी माओवाद है, नक्सलवाद है। तो हुआ क्या था, एक स्टोरी करनी थी आधे घंटे की। तो एक खूबसूरत वाटरफॉल है हमारे यहाँ बीजापुर में, उसकी स्टोरी करने के लिए निकलना था। ये साल 2013-14 की बात है। तो उस समय उस क्षेत्र में नक्सलियों की अनुमति के बगैर आप एंट्री नहीं ले सकते, और मेरे को करनी थी स्टोरी। तो बोला कैसे लेते हैं परमिशन, मैं तो नहीं जानता, तो मेरे को करनी है स्टोरी। तो मैं बोला मैं जिद करा कि जाना है मेरे, मम्मी मना कर रही है कि मत जाओ, ठीक नहीं है। तो भाई बोल रहा तपाक से कि मैं जाऊंगा दादा के साथ। तो मैं भाई को मना करा, नहीं तो कैमरा कौन चलाएगा आपका। मैं बोला मैं समझ रहा हूँ, हाँ तो चलो ना, समझ रहा हो तो हाँ चलो। दोनों भाई निकले स्टोरी करने के लिए। हम पहाड़ पे चढ़ गए, जंगलों में घुस गए, वाटरफॉल का हर एक एंगल से हमने शूट करा, जो भी PTC वॉक थ्रू जो कुछ भी है हमने सब कुछ करा।
और जब आपने एक फ़ोटो देखी होगी जिसमें हम दोनों भाई जो है यहाँ माइक को कमर में लगा रखा है, भाई का माइक दिख रहा है, शायद सहारा समय लिखा हुआ है ना, समय लिखा हुआ है ना। तो वो तस्वीर वहीं की है, उसी वाटरफॉल की। हम लोग लौट रहे हैं, जब हम लोग गांव में वापस पहुंचे तो हम लोग देखते हैं कि हमारी बाइक नीचे गिरी हुई है ज़मीन पे। और जिस घर में हम लोग रुके हुए थे, जहाँ पे हमने अपनी बाइक रखी हुई थी, तो वहाँ की स्त्रियाँ रो रही हैं हमारी तरफ देखकर। और एक आदमी वहाँ पर बंडा जैसा लेकर के, बड़ा छुरा लेकर के खड़ा है। तो ये स्त्रियाँ रो रही हैं और वो आदमी बोलता है, जब मैं पूछा कि काहे रो रहे हैं आप लोग, क्यों रो रहे हैं, बाइक कौन गिरा दिया? तो वो आदमी बोलता है कि चलो बुलाए हैं दोनों भाइयों को। हाँ, कौन बुलाए हैं, चलो आप लोगों को बुलाए हैं। फिर से बोलता है। तो मतलब बुलाए कौन है? पुलिस वाले बुलाए हैं, गांव के प्रमुख लोग बुलाए हैं, कि दादा लोग बुलाए हैं, कौन बुलाए हैं वो मैं नहीं बता सकता, आप लोगों को बुलाए हैं, चलो। बाइक, हम दोनों भाइयों ने बाइक उठाई। फिर मैं भाई को धीरे से बोला कि तुमको कुछ नहीं बोलना है। मैं समझ गया कि ये नक्सली बुलाए हैं। तो मैं भाई को बोला कि तुमको एक शब्द नहीं बोलना है जब तक मैं बोलने को ना बोलूँ। तो भाई बहुत डरने लगा। मेरा जो बेटा है वो उस समय बहुत छोटा था, शायद 3 साल का रहा होगा या शायद, लेकिन भाई डरने लगा बहुत और बच्चे का नाम लेने लगा कि दत्ता घर में लल्ला है, कुछ हो जाएगा। तो बोला कुछ भी नहीं होगा, तुमको बस नहीं, कुछ नहीं बोलना है तुमको, चुप रहना। जितनी घबराहट है, जितना डर है, डरो तुम, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बोलना नहीं, बाकी मैं देख रहा हूँ। और उस समय तक कि सांझ ढल चुकी है ना, और रात घिर रही है। और हम लोगों को वहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर ले जाया गया। 5 बंदूकें हमारे सीने पे तानी गई। मुँह के शराब के, हाथ ऊपर बोला गया, हम हाथ ऊपर कर लिए। तो मैं गिना कि कितनी बंदूकें, 17 बंदूकें चारों तरफ से, 17 बंदूकें, छाती पे 5 बंदूकें, 22 बंदूकें मेरे याद है। तो मैं मुस्कुराया, हंसा मैं, दादा पत्रकार हैं आराम से। तो उन्होंने, उस समय हमारे पास पैनासोनिक का बड़ा सा कैमरा हुआ करता था, तो उसको दिखाकर पूछा कि ये क्या है। उन्होंने बोला कैमरा है। ऐसा कैमरा तो हम पहली बार देख रहे हैं। हाँ दादा, अलग तरह का मॉडल है, नया मॉडल है। तो क्यों आए थे? बोले हम न्यूज़ बनाने के लिए आए थे। किस चीज़ का न्यूज़ बनाने आए थे? बताया कि वाटरफॉल का। फिर परमिशन लेकर आए थे या बिना परमिशन लेकर आए? किससे परमिशन लेना हमको मालूम नहीं था। काम हो गया? हाँ हो गया। तो ठीक है, हम यहाँ पे जन अदालत लगाएंगे, आप जनता को बताना कि आप कौन हो, क्या करते हो, क्यों आए हो, जनता को बताओगे तब आपको यहाँ से हम जाने देंगे, फिर जनता तय करेगी। ठीक है, लगाइए जन अदालत। हाँ, नक्सली जन अदालत लगाते हैं जी। तो मैंने बोला ठीक है, लगाइए जन अदालत। मैं भाई का एक सीन नहीं बताना चाह रहा हूँ, बता दूँ क्या? बताइए ना। लड़का ना कभी, अब बच्चा था उस समय एकदम, आप फोटो देखेंगे तो समझ जाएंगे। बहुत, वो भी मेरी तरह बहुत छोटी उम्र में ही शुरू कर दिया था पत्रकारिता, है ना। तो कंपकपी सी धर गई थी लड़के को, है ना। तो 4-5 लोगों को बैठाया गया। पता नहीं उस तरफ में और कुछ लोग रहे होंगे तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 4-5 लोग तो मेरे को सामने दिखाई दे रहे थे, जो आम लोग थे, ग्रामीण थे। तो मेरे को गोंडी पूरी आती नहीं, तेलुगु पूरी आती नहीं, तो मेरा मिक्सअप है, वहाँ की जितनी बोलियाँ हैं उन सबका मिक्सअप में बात करता हूँ, तो वो लोग भी हंस देते हैं। तो मैंने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, तो समझ गया कि हाँ ठीक है। तो जब मैंने देखा कि समझ रहे हैं चीज़ों को, और ठीक है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो जब वो संतुष्ट हुए, मुस्कुराए, बैठने को कहा हमको, तो मैं बोला कि संतुष्ट हैं आप लोग जो कुछ मैं बोला? तो बोले कि हाँ संतुष्ट हैं। ठीक है, फिर लगाओ बैठने के लिए। अब हम पत्रकार हैं, पत्रकार क्या होते हैं अब आप देखना।
खाना लाओ, बहुत भूख लग रही है, दिन भर से मेहनत किए हैं। वहीं पर बीच रोड में खाना मंगाया हमने, खाट वहाँ पर लगा हुआ, खाट पर बैठे, नक्सलियों के बीच में। नक्सली खाना ला रहे हैं आप, है ना, खाना लाए, फिर खाना खाए हम लोग। और फिर जब हमको जाने को कहा गया तो मैं जिद पे अड़ गया कि अब थकान भी हो गई है, रात भी घिराई है, अब तो हम नहीं जाएंगे, फिर आप यहाँ रुक जाओ, गांव में उस घर में रुक जाना, आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। और नहीं, अब तो बिल्कुल हम घर में भी नहीं इतने डर के बीच कहाँ उस समय डर नहीं रहा जब वो सब एक हो गए, बात हो गई तो? हाँ, वैसे भी आप मैंने बचपन से नहीं डरा। उस समय मैं बोला कि अब तो हम आपके साथ रुकेंगे, तो बोले कि नहीं, हम यहाँ पर तो नहीं रुकेंगे, हमको गांव से दूर जाना है, तो आप जितने दूर जाओ हम आपके साथ जाएंगे और रुकेंगे नहीं, हमको खेत के उस पार जाना है, चलेगा जैसे भी है, लेकिन हम आप ही के साथ रुकेंगे। तो गोली चलेगा तो कैसे करोगे, चलने दो ना, तो यहाँ रुकूंगा तो मेरे को गारंटी दो कि मैं सुबह तक जिंदा रहूँगा। तो आगे वाला समझ गया कि जिद कर रहा है, ले जाना पड़ेगा, तो लेकर चले गए। उन्हीं के टेंट में हम रुके, तो वहीं उन्हीं के साथ सो गए। वो लोग बड़े जल्दी जाग जाते हैं, हर कोई उस क्षेत्र में एंटर नहीं कर सकता था उनकी अनुमति के बिना। फिर उसको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अगर कहीं से गलत पाया गया तो मरना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस तो मरने के हैं या फिर मार खा के वापस आने के हैं उस दौर में, है ना। तो ये जो माओवाद ना बस्तर का, इसकी एक ही खराबी थी, उनके सामने मैं कई बार बोला इस बात को, एक ही खराबी थी, आप जिन लोगों के हित की बात कर रहे हो उनका हित कर रहे हो। आप तो हित की बात करते हैं, फिर अहित क्यों कर रहे हैं? मारपीट करना, मर्डर करना, ये तो गलत है ना। आपको पता है आज माओवाद के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ग्रामीणों का विश्वास उन्होंने खो दिया, जो उन्होंने बहुत पहले बहुत बड़ा विश्वास हासिल किया था नक्सलियों ने। उनकी कही बात मतलब वही सरकार से भी बढ़कर उनसे इतना प्रेम था लोगों को, था एक समय। तो अगर हम ऑल इन ऑल देखें, मेरा सवाल उस पर बेस्ड है कि क्या मुकेश चंद्राकर के आरोपियों को मौत की सजा मिलेगी? उनको मौत की सजा नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो जिंदा रहें और इंसान बन सकें। तो आप चाहते हैं मुकेश चंद्राकर के चेहरे को सजा ना हो, मौत की सजा ना हो? नहीं होना चाहिए मौत की सजा। हाँ, आप आजीवन कारावास दे दो उनको। मैं सुना हूं कि जेल में अय्याशी काट रहे हैं, पता चला ऐसा। उन चारों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट करो अय्याशी, लेकिन मेरे आंखों के सामने कम से कम मत दिखो, वरना बुद्ध को भी गुस्सा आता है, शिव को भी गुस्सा आता है। मैं तो ठहरा मामूली सा, ये बस्तर का एक बदतर हालात में जीने वाला एक मामूली सा इंसान, मेरे को भी तो गुस्सा आएगा ना। फिर मैं भी तो सुप्रीम कोर्ट को लिख दूंगा, नहीं तो प्रधानमंत्री को लिख दूंगा, नहीं तो फिर राष्ट्रपति को लिख दूंगा, नहीं तो फिर यूएन को लिख दूंगा। किसी को ना लिख सकूं तो एक किताब ही लिख दूंगा। क्या पता मेरे पीछे एक बहुत बड़ी विचारधारा जन्म ले कि हाँ यार, ये आदमी सही बोल रहा है, कि आपको अगर सच देखना हो तो किसी दृष्टिकोण से बंद कर मत देखना। तो इन सारे परिप्रेक्ष्य में मुझे तो देख के लग रहा है कि आप चाहते हैं कि उसके सजा हो और सजा हो कि उन्हें दर्द मिले, ताकि वो मनुष्य बन सके। बिना दर्द मिले आप मनुष्य नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। जीवन में उसको उस पाप की सजा मिल सके, जीवन जी के, ना कि मौत देकर। हाँ, क्योंकि मौत के बाद की कहानी बहुत अलग है। कभी आप और कभी पॉडकास्ट, कभी आराम से, है ना, बहुत अलग कहानी। मैं बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, आध्यात्मिक इन द सेंस साहित्य, आप आध्यात्मिक इन द सेंस वैसा अध्यात्म नहीं कि जिसे किसी धर्म से जोड़ा जाए। नहीं, प्लीज वैसे मत जाइएगा, किसी धर्म से मत जोड़िएगा। रोचक चर्चा होगी अगर कभी आप अवसर देंगे तो। ठीक, बहुत मैंने इस विशेष पॉडकास्ट में युकेश भाई से बात करी है मुकेश चंद्राकर को लेकर के, उनके स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म को लेकर के, कैसे वो फील्ड पे पत्रकारिता करते थे दोनों भाई मिल कर के। उनकी यादों को भी इन्होंने साझा किया कि क्या कुछ होता था फील्ड में नक्सलिज्म के दौर में भी, जब ये उस दौर में गए थे जब नक्सल
एरिया में पूछ के जाना पड़ता था। अगर आपने परमिशन लेकर के नहीं गए हैं तो जन अदालत में बैठा करके आपका फैसला होता है। ऐसा भी दौर था जो दोनों भाइयों ने देखा, पूरी यादों को साझा किया। और इनका कहना है इस पॉडकास्ट में, जिस उद्देश्य से मैंने पॉडकास्ट किया था, तो वो निकल के सामने आया कि मुकेश चंद्राकर के जो आरोपी हैं, रितेश चंद्राकर, सुरेश चंद्राकर, युकेश भाई चाहते हैं, इनका जो परिवार चाहता है कि उनको ऐसी सज़ा मिले जो संदेश जाए कि जीवन जी करके उनको एक पाप की सज़ा काटनी पड़े, ताकि मरने के बाद तो पता नहीं किसने क्या देखा है। मैं नहीं कहता कि उन्हें मौत की सज़ा मिले या ना मिले, मैं तो चाहता हूँ कि उन्हें बद से बदतर सज़ा मिले, ताकि ऐसा कदम उठाने के पहले करोड़ बार उनकी रूह कांप जाए कि मैं किसी के साथ क्या करने जा रहा हूँ। तो युकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, इस पॉडकास्ट में आपने खुलकर जवाब दिया हर मुद्दे पर। मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और आगे जो आप जिस आशा के साथ जीवन जी रहे हैं, वो भी, उस आशा को भी मैं चाहूँगा कि वो दुगनी हो और आप जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएँ। ठीक है, इन शुभकामनाओं के लिए बहुत धन्यवाद भैया। और अगले पॉडकास्ट जो भी है उसमें इसको थोड़ा सा छोटा करिए, प्रॉब्लम होती है। मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो, एक और पॉलिसी है, हमारे दर्शकों को बोलना है कि द PS शो जो पॉडकास्ट है, हाँ, उसको मैं भी बोल दिया ना वीडियो में कि आपका वीडियो देखें, तो गिव एंड टेक वाला बात मैं है। हमारे दर्शकों से भी ये अपील करूंगा कि पब्लिक्स पर द PS शो हाँ, को ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको PS शो की ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप शेयर भी कीजिएगा, अपनों तक के पहुंचाइएगा। जिनसे आप प्रेम करते हैं उन तक तो ज़रूर पहुंचाइएगा। मैं कुछ गहरी बात कह रहा हूँ, आप उसके लिए बस्तर जंक्शन देखिएगा। ओके, ठीक है।